कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आज के YouTube वीडियो में। मैं हूं आपका नेमी सर और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले अपन 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। अपन स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसमें अपन ने अब तक इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, ये कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक रेसिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिस्टेंस। सबसे पहले जैसे कि आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है जिसको आर बोला जाता है, उसको नाम दिया गया है रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन या अपोजिशन प्रोवाइड हो रहा है वो किस वजह से होता है? रेसिस्टेंस की वजह से। ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। किसकी हुई ये प्रॉपर्टी? एक कंपोनेंट की, और उस कंपोनेंट का नाम है रेसिस्टर। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर, और रेसिस्टर आपका एक कंपोनेंट होता है। ओम्स लॉ के अंदर जब ये आप पढ़ चुके हैं कि V प्रोपोर्शनल टू होता है I, यहां पर जैसे ये R आता है, वहां पे आपको ये बताया गया था कि R की वैल्यू V और I पे डिपेंड नहीं करती। इन दोनों पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। R डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। तो किस पे करती है? चलिए देखते हैं R की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं, रेसिस्टेंस कहां से अराइज होता है। मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है। अब कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर के बारे में ही पढ़ चुके हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें इजीली करंट का फ्लो हो सकता है। अब करंट का फ्लो किन वजह से होता है? वो होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है, और वी कैन से दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स शुड बी देयर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो वहां पर कंडक्टिविटी हो सकती है। तो यहां पर कोई भी कंडक्टर लिया आपने, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर, जैसे कि जब तक आपने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, मान लीजिए उसको सेल से कनेक्ट नहीं करा, तो जब तक उसको सेल से कनेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसमें ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब तक इस पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इनका मोशन रैंडम मोशन होता है। कुछ ऐसे किधर भी मूव कर सकते हैं। तो इनके मोशन को, इनके फ्लो को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए अपन बैटरी या सेल लगाते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का काम करते हैं इन दोनों एंड के बीच में। अब मान लीजिए सेकेंड कंडीशन कि आपने इसी कंडक्टर में यहां से कोई सप्लाई दी, या मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए इन पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन के अंदर, तो जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चलने लग गए। अब होता क्या है कि जैसे ये चलते हैं तो यहां पर ये कंडक्टर भी है, यहां पर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी है, यहां पर कुछ और आयंस भी है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का आयंस के साथ, कंडक्टर के साथ और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो कोलिजन होता है, उस वजह से इनके पाथ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। तो इसी ऑब्स्ट्रक्शन को अपन ने नाम दिया है रेसिस्टेंस। इसकी प्रॉपर्टी होती है ए कंपोनेंट विच इज नोन एज रेसिस्टर। ये सब रीजन होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस होने का। इलेक्ट्रिक करंट जितनी इजी फ्लो होती है उसको मेजर करने के लिए एक वर्ड दिया जाता है जिसको बोला जाता है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का जो इनवर्स होता है उसको अपन बोलते हैं कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस का मतलब ये हो गया कि कितना इजीली करंट फ्लो कर सकता है. सो वी कैन से दैट रेसिस्टेंस is inversely proportional to conductance. So resistance inversely proportional to conductance. तो ये बेसिक बात हो गई रेसिस्टेंस की. अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि R does not depends on V and I, तो डिपेंड करता किस पे है? सो कुछ फैक्टर्स जिन पे वो डिपेंड करता है. नंबर फर्स्ट होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर. अब इसमें क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर की अगर लेंथ इंक्रीज की जाए तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, कोई भी पाइप लिया, वाटर पाइप, उसमें क्या होता है कि जैसे पानी का फ्लो हो रहा है, ये कोई भी पाइप लिया जिसकी लेंथ है L, सेम क्रॉस सेक्शन का दूसरा पाइप लिया, इसकी लेंथ को अगर अपन ने ट्वाइस कर दिया, लेट्स सपोज 12, तो क्या आप बता सकते हैं वाटर के फ्लो पे क्या इफेक्ट होगा? यहां पर जो वाटर का फ्लो हो रहा है L लेंथ में, क्या उतना ही फ्लो 12 लेंथ में होगा? क्या उतना ही फ्लो 12 लेंथ में होगा? बिल्कुल नहीं. यहां पर जितने उसको ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड हो रहे हैं, जितने उनकी बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उससे ज्यादा अपोजिशन यहां पर होगा. लेंथ ज्यादा होने की वजह से उनकी रास्ते में आने वाली बाधाएं भी ज्यादा हो चुकी है, अपोजिशन ज्यादा प्रोवाइड हो रहे हैं. तो वैसा ही कुछ यहां पर होता है कि जैसे ही कंडक्टर की लेंथ आप इंक्रीज कर देते हैं तो रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो भी इंक्रीज हो जाता है. सेकंड होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रेसिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इसको भी पाइप से समझ सकते हैं. इस बार जो पाइप लिया उसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है. लेंथ L ही रखी मैंने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दिया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बार हो गया 2A और लेंथ अभी भी है L. तो जितने अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो कर रही थी उससे ज्यादा वहां से फ्लो करेगी. जितना पानी इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकल रहा था उससे ज्यादा पानी यहां से निकलेगा. पानी का फ्लो मतलब करंट का फ्लो. यहां पानी कम, यहां पानी ज्यादा, यहां करंट कम, यहां करंट ज्यादा. यहां करंट अगर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम हो गया. यही ये बता रखा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस हमेशा कम हो जाता है. सो कंबाइन करने पर क्या होगा? R प्रोपोर्शनल टू L बाई A. प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से रिमूव किया जाता है तो एक नया कांस्टेंट आता है, इसको बोला जाता है रो, विच इज नोन एज रो. रो यहां पर है जिसको कि नाम दिया गया है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी. तो यहां पर अब रो जो है वो क्या चीज है? देखिए, रो जो होता है बेसिकली वो फिर से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. रो जो होता है वो फिर से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड सेकेंड वन इज टेम्परेचर. व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ मटेरियल? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, नेचर ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस बोल सकते हैं. वो कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है, वो सेमी कंडक्टर है या वो सुपर कंडक्टर है. इन सब फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगी रो की वैल्यू. तो रो यहां पर क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी. और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर के साथ क्या होता है, इंसुलेटर के साथ क्या होता है, सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है. तो इन दो फैक्टर पे ये डिपेंड करता है. तो बेसिकली अपन टोटली क्या बोल सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. नंबर फर्स्ट, लेंथ ऑफ कंडक्टर. सेकंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. नंबर थर्ड,
नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर 4 टेम्परेचर। क्योंकि बेसिकली आर जो होता है एरिया और लेंथ पर तो डिपेंड कर ही रहा था, एक नया कांस्टेंट आया रो, रो खुद डिपेंड करता है इन दो फैक्टर्स पे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए यहाँ पे 4। अब ये जो रो है इसको अपन ने नाम दे दिया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं आप देखिए यहाँ पे। सो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, वेयर आर इज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जिसकी वैल्यू अपन ने रखी 1 ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट्स सपोज इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर। If R equals to 1 ohm, area of cross section is this and length is this. So rho becomes equals to क्या हो जाएगा 1 ohm into 1 meter square upon 1 meter, ये कैंसिल आउट हुआ इससे, सो ये इसकी यूनिट आई ओम इंटू मीटर। सो यहां से रो की यूनिट आ गई ओम इंटू मीटर। अब इसकी डेफिनेशन बनानी है आपको, तो डेफिनेशन अगर यहां से देखें आप तो मैं क्या लिख सकता हूं, R इक्वल्स टू रो, L की वैल्यू मैंने ले ली 1 मीटर, A की वैल्यू ले ली मैंने 1 मीटर स्क्वायर। सो रेसिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, रो के। तो कहने का मतलब किसी भी कंडक्टर की अगर लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। एंड द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज ओम मीटर। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो अभी बात करते हैं कैसे डिपेंड करता है वो उस पे। सो रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी का मतलब हो गया जब एरिया क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज टेकन एज यूनिट, मींस 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर अगर ली जाती है तो रेसिस्टिविटी जो होगी उसकी इक्वल होगी रेसिस्टेंस के। अब जैसे कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है रेसिस्टिविटी, नंबर फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल, तो अपने को पता है बेसिकली 3 टाइप के मटेरियल अपन लेके चलते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स। सो यहाँ पर कुछ रेंज लिखी हुई है, वो रेंज वेरी कर सकती है, बट लगभग ये रेंज यूज की जाती है रो की वैल्यू के लिए। रो मींस रेसिस्टिविटी। सो यहाँ पर रेसिस्टिविटी की वैल्यू 10 की पावर -8 से लेके 10 की पावर -2 तक अगर किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी आती है तो वो इस रेंज में लाई करेगा। कोई भी मटेरियल है अगर उसकी रेसिस्टिविटी यहाँ इस रेंज में आती है तो उसको अपन बोलेंगे वो सेमीकंडक्टर है। इंसुलेटर की बात करें तो ये कुछ होता है। अब कंडक्टर जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर लिया, Ag, Au, जिंक एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर में जैसे कि आपको एग्जांपल बताए थे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इंसुलेटर में आ गया आपका रबर, वुड, ये सारी चीजें आती है। अब सबके अलग अलग यूजेस हैं। जैसे कि कंडक्टर, इसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होने के कारण इनको इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज किया जाता है, जैसे वायर बनाने हो उनमें यूज किया जाता है। इंसुलेटर को जैसे कि रबर पेड, ये सारी चीजें होती है, प्लास्टिक, ये सब क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते। तो मतलब इनसे अपन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स बना सकते हैं जो करंट को रोके, इलेक्ट्रिक स्विचेस बना सकते हैं, तो वो सब बनते हैं हमेशा इंसुलेटर्स से। अब आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे जो मोबाइल की चिप्स वगैरह होती है वो बनाने के काम में आते हैं। मोबाइल चिप हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज बोलते हैं, ये सब बनाने के ये काम में आता है। इसके अलावा आपने जैसे कि नाम सुना हुआ है अलॉयज। सो कुछ अलॉयज के जैसे आपने नाम सुने होंगे, एक होता है कॉन्स्टेंटेन, एक होता है जैसे मैग्नीम, नाइक्रोम। तो ये अलॉयज है। जैसे कॉन्स्टेंटेन की बात करें तो ये अलॉय होता है कॉपर एंड निकल का। इसकी बात करें तो ये अलॉय होता है कॉपर, मैग्नीज एंड निकल का। इसकी बात करें निक्रोम तो ये अलॉय होता है
निकल, आयरन, क्रोमियम एंड मैग्नीज। तो ये कुछ अलॉयज है। तो इन अलॉय के लिए जो रो की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेट मैं बोल सकता हूं लाई करती है 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर की। तो इसलिए इनको बेसिकली एज अ हीटिंग एलिमेंट्स बहुत यूज किया जाता है। जैसे हीटिंग एलिमेंट जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में यूज किया, इलेक्ट्रिक केटली में यूज किया, इलेक्ट्रिक जैसे अपन बात करें इलेक्ट्रिक हीटर में यूज किया। तो इन सब में इनका यूज किया जाता है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, रो की वैल्यू कम होती है और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इस वजह से इनको एज ए हीटिंग एलिमेंट यूज किया जाता है। तो ये कुछ रो की वैल्यू है जो अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस चेंज होती रहती है। तो फर्स्ट फैक्टर जिसपे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी कंडक्टर्स की। इसका मतलब करंट का जो पाथ है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी बढ़ने का मतलब उनको ज्यादा अपोजिशन वहां पे मिलेगा और इस वजह से उनके फ्लो में ज्यादा बाधाएं आएगी, ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगे। इस वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम होता जाएगा। तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी और जो कंडक्टिविटी होती है, जैसे अपन ने बात करी थी कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिप्रोकल होता है। तो अपन ने जैसे कि बात करी थी कंडक्टेंस की, तो वो रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का। तो वैसे कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है रेसिस्टिविटी की। सो रो अगर बढ़ेगा कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये तो होता है कंडक्टर्स के अंदर। अगर अपन बात करें सेमीकंडक्टर्स में, तो ये स्पेशल टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिसमें जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, उनमें जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इंसुलेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं होता, ध्यान रखिए आप। अलॉयज की बात करें तो अलॉयज में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस में नेग्लिजिबल चेंज होता है, या बोल सकते हैं बिल्कुल माइन्यूट चेंज होता है। अगर अपन बात करें टेम्परेचर बढ़ा दिया अलॉयज का तो रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल चेंज होता है। एक होता है सुपर कंडक्टर्स, तो जैसे कि एक स्पेशल कैटेगरी की बात करी थी अपन ने फोर्थ टाइप के, तो ये होता है सुपर कंडक्टर्स। इनका जब टेम्परेचर में डिक्रीज करूंगा तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर रेसिस्टिविटी इनकी 0 हो जाती है। टेम्परेचर कम करने पर, पहले तो देखिए टेम्परेचर अगर मैं कम करूंगा तो इनकी रेसिस्टिविटी कम हो जाती है। एट ए स्पेशल टेम्परेचर रेसिस्टिविटी बिकम्स 0। स्पेशल टेम्परेचर पर इनकी रेसिस्टिविटी 0 हो जाती है और जो इनकी कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट हो जाती है। ऐसे मटेरियल्स को बोला जाता है सुपर कंडक्टर। तो दीज आर सम टाइप ऑफ डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, कैसे मटेरियल पे कैसे कैसे वो डिफाइन होती है। तो ऐसे दो फैक्टर्स है ये रेसिस्टिविटी के जिन पे वो डिपेंड करती है। अब रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेंथ बढ़ी तो रेसिस्टेंस बढ़ा, बिल्कुल सही है। बट होता क्या है कि जैसे कि कोई भी वायर है, इसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। अगर मैं इसको पुल करके इसकी लेंथ इंक्रीज कर दूं, सो लेंथ इंक्रीज तो हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। लेंथ लेट सपोज L डैश इंक्रीज हो गई तो इसके एरिया पे भी फर्क पड़ता है।
सो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम, कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ऑलवेज रिमेन्स सेम, हमेशा सेम रहता है। कहने का मतलब अगर ये फर्स्ट केस लूं, ये सेकंड केस लिया मैंने, तो जितना वॉल्यूम पहले उतना ही वॉल्यूम बाद में। तो पहले कितना वॉल्यूम, ये होता है एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। बाद में कितना, तो ए डैश एल डैश। कहने का मतलब ये है अगर लेंथ बढ़ा, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि लेंथ बढ़ गई हो, लेंथ कम हो गई हो, तो खाली एक ही फैक्टर नहीं है जिसपे वो डिपेंड कर रहा है, उसके साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आएगा। सो यहाँ पर L अपने को दे रखी, L ही दे रखी है। अब L डैश कितनी होगी, L डैश आपको दे दिया ट्वाइस ऑफ प्रीवियस लेंथ। सो A L इक्वल्स टू, A डैश नहीं पता, ये अपने को पता है 12, L से L कैंसिल आउट हो गया। सो यहां से A डैश आता है A/2। तो कहने का मतलब ये A डैश जो है वो हो गया A/2 और L डैश आपको दे रखा है 12। क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाता है, तो दोनों को जैसे अपन ने पढ़ा है कि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। फिर वहां पे एक नया कांस्टेंट आता है रो, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया प्रीवियस रेसिस्टेंस। न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल्स टू रो डैश एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश मतलब न्यू लेंथ, ए डैश मतलब न्यू एरिया क्रॉस सेक्शन, रो डैश मतलब न्यू रेसिस्टिविटी। आपको कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है कि इतने टेम्परेचर पे ये रेसिस्टेंस है, या फिर किसी अदर कंडक्टर को लेके आपसे पूछा गया। कंडक्टर भी वही है, मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंस इज सेम, टेम्परेचर इज सेम, इसका मतलब रो पे कोई इफेक्ट नहीं होना। सो रो डैश बिकम्स इक्वल्स टू रो, सो रो डैश बिकम्स इक्वल्स टू रो। सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये कितना आया, रो एल डैश हो गया 12, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4 रो L अपॉन A, ये वैल्यू थी आपकी R की। सो R डैश बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ R, R डैश बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ R। सो कहने का मतलब नया रेसिस्टेंस प्रीवियस रेसिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा। आज का नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अगला टॉपिक है आपका कैसे रेसिस्टर्स को अपन कंबाइन कर सकते हैं। अब रेसिस्टेंस, अपन ने रेसिस्टर पढ़ लिया, इसकी यूनिट ओम होती है। अच्छा, इसका सिंबल कैसा होता है, अगर अपन बात करें सिंबल ऑफ रेसिस्टर, तो कुछ ऐसा बनाया जाता है जैसे कि अपन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में पढ़ा था। अगर इस पे मैं कुछ एरो लगा दूं ऐसा, तो ये हो जाता है वेरिएबल, ये तो था कांस्टेंट और ये है वेरिएबल। अपन बात कर रहे हैं कांस्टेंट रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की। तो पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी एक रेसिस्टर है, लेट्स सपोज R1, इसका ये एंड है फर्स्ट एंड पॉइंट ए पर, दूसरा एंड है पॉइंट बी पर। सो द सेकेंड एंड ऑफ दिस रेसिस्टर, दूसरा जो हिस्सा है उसका, दूसरा वाला जो पार्ट है, ये वाला एंड किसी दूसरे रेसिस्टर के पहले एंड से कनेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कोई दूसरा रेसिस्टेंस है R2, इसका ये पहला वाला पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे कोई थर्ड रेसिस्टर है, उसका पहला वाला पार्ट इसके सेकंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा जो ये कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहां बात करते हैं कि 3 रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है। अब यहां पर क्या सप्लाई देनी पड़ेगी, तो वो सप्लाई अपन देते हैं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से। तो यहां पर अपन ने ले ली, लेट सपोज कोई भी बैटरी ली है, कितने पोटेंशियल की, V पोटेंशियल की। अब होता क्या है कि जैसे ही तीनों रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, जब तीनों एक ही लाइन में कनेक्ट होते हैं, या अपन बोले एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्ट होता है, तो सब में फ्लो होने वाली करंट सेम होती है।
सो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होगी सबसे सारे रेसिस्टर से निकलने वाली वो सेम होगी। सेकेंड चीज इसकी, हर एक के अक्रॉस, लेट्स सपोज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस होगा V2, इसके अक्रॉस V3। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर V नहीं है, V1 V2 V3 कहने का मतलब है सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो इतना आपको याद रखना है, करंट विल बी सेम एंड पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। सो यहां से ऐसे सोचिए कि ये अगर 10 वोल्ट होता, कुछ इसमें जाता, कुछ इसका था, कुछ इसका था, बट सब मिला के तो यही होते, सब कुछ अगर मिलाता तो यही होता। तो फ्रॉम डायग्राम में क्या लिख सकता हूं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये पोटेंशियल है, ये रेसिस्टेंस है, इस सर्किट में कुछ करंट होगी, करंट की वैल्यू ले ली अपन ने I। अब यहां पर अगर देखें, सो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। सो यहां पे क्या पुट कर देंगे, V इक्वल्स टू आई आर। अब ये R कौन सा होगा, अगर V पूरे सर्किट का पोटेंशियल है, R पूरे सर्किट की करंट है, तो R भी पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस होगा। इसी को ही बोला जाता है R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट या R टोटल। R टोटल कितना टोटल रेसिस्टेंस है इस सर्किट का, इक्वल्स टू V1। यहां बात करें तो अपने को पता है सीरीज में सब रेसिस्टर से निकलने वाली करंट सेम होती है, तो यहां से कितनी करंट फ्लो करेगी, I, यहां से भी I और यहां से भी I। सो V इक्वल्स टू क्या होता है I, तो I एज इट इज सेम रहेगा। R क्या है, R1 प्लस I, R कितना है, R2 प्लस I, R3। I सब में से कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हुआ। सो R इक्विवेलेंट क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कहने का मतलब अगर बहुत सारे रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, सबका अलग अलग रेसिस्टेंस दे रखा है, तो आपको सब रेसिस्टेंस का सम करना है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए टोटल n रेसिस्टर्स है, n रेसिस्टर्स कनेक्ट है सीरीज के अंदर और सबका रेसिस्टेंस R है, देयर आर n रेसिस्टर्स, ईच ऑफ रेसिस्टेंस R ओम, हर एक का रेसिस्टेंस R ओम है, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सोचने वाली बात ही नहीं है। एक का R है, दूसरे का R है, तीसरे का R है, ऐसा चलता जाएगा। इन सबको जब सम करेंगे तो ये आता है NR, where N is number of resistance, N is number of resistors and capital R is the resistance of one resistor। फर्स्ट A की वैल्यू R है, N नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है, तो टोटल इतना हो जाएगा। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अपन ने क्या सीखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर से निकलने वाली करंट सेम होती है सब रेसिस्टर से, और उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे एक रेसिस्टर यहाँ पे ले लिया, लेट्स सपोज R1, दूसरा रेसिस्टर यहाँ पर है R2। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, फर्स्ट का सेकंड एंड सेकंड के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होता है, ऐसा कुछ। बट पैरेलल में क्या होगा, कि फर्स्ट वाले का फर्स्ट एंड और सेकंड वाले का सेकंड एंड आपस में ज्वाइंट होते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां अपन बात कर लेते हैं तीन रेसिस्टर्स की, तीनों आपस में पैरेलल में ज्वाइन है और किसी V वोल्ट के एक्सटर्नल सोर्स से उनको सप्लाई दी जा रही है। लेट्स सपोज यहां पर करंट है I। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक वायर है, तीन वायर में ब्रेक हो गया, तो क्या करंट वहां ब्रेक नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। I की वैल्यू तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ईच रेसिस्टर विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। I डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है।
कहने का मतलब जितना पोटेंशियल इसका उतना ही पोटेंशियल इसका, और इसका पोटेंशियल भी इतना ही होगा। अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे यहां मैंने आपको बताया था V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल का यहां से स्टार्ट करें तो ये पोटेंशियल हो गया V। इधर नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हो जाएगा 0, क्योंकि तभी तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा। याद कीजिए आपको बताया गया था कि 10 वोल्ट अगर लिखा हुआ है, इसका पोटेंशियल 10 होगा तो इसका 0। सो अगर इसका पोटेंशियल V है तो ये पॉइंट होगा V पोटेंशियल पर और वो होगा 0 पर। तो इनके अक्रॉस, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? V। तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V। अब यहां पर करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, सो इसको नाम दे दिया I1, ये हुआ I2 और इसको नाम दिया I3। सो फ्रॉम द डायग्राम I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ I इक्वल्स टू होता है V बाई R। सो V हो गया कंप्लीट अपॉन I क्या है? कंप्लीट सर्किट की करंट है, तो रेसिस्टेंस भी कंप्लीट सर्किट का होगा, वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट। I इक्वल्स टू होता है V। अब अपने को इसके रेस्पेक्ट में लेना है, I1 किधर से फ्लो कर रही है? R1 रेसिस्टर से, तो इसका पोटेंशियल कितना है? V, और इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R1। तो सबके लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी, रेसिस्टेंस सबका डिफरेंट है। V कॉमन आ जाएगा सब में से, LHS RHS दोनों में से कैंसिल आउट, सो अपने पास बचेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। So this is the formula of equivalent resistance in parallel combination of resistors. In parallel combination of resistors. So सीरीज में सबको एक साथ ऐड कर सकते हैं, बट पैरेलल में आपको ध्यान रखना है 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 वो इक्वल होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट के। अगर मान लीजिए दो रेसिस्टर्स आपको दे रखे हैं तो इनको कुछ ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ऐसा कुछ लिखेंगे, एलसीएम ले लीजिए इनका, सो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये वैल्यू चल रही है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की, और आपको निकालना होता है R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट बिकम्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक सीधा सा फॉर्मूला है दो रेसिस्टर्स के लिए कि दो रेसिस्टर्स अगर पैरेलल दे रखे हैं, दोनों के रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइडेड बाय दोनों का सम। अब वैसा ही वापस क्वेश्चन कि मान लीजिए n रेसिस्टर्स टोटल दे रखे हैं, देयर आर n रेसिस्टर्स, हर एक की वैल्यू R ओम है और सारे पैरेलल में कनेक्ट है, तो क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखेंगे, R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका R बाई N। कहने का मतलब ऐसे मान लीजिए ये R होता, ये R होता, दो रेसिस्टर्स है, यहां वैल्यू पुट कीजिए R इंटू R अपॉन R प्लस R स्क्वायर अपॉन 2R, एक R से कर कैंसिल आउट, बचा R बाई 2। जितने नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है उससे डिवाइड कर दीजिए अगर इक्वल रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट है तो। मान लीजिए आपसे बोला जाए 10 रेसिस्टर्स है, सबकी वैल्यू 10 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? सो R की वैल्यू होगी 10, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हो गए 10, तो वैल्यू आ गई 1 ओम। ऐसे आपसे बोला जाए कि 10 रेसिस्टर्स है, सबकी हर एक की वैल्यू 10 ओम है और सारे सीरीज में कनेक्ट है, तो कितना आंसर आएगा? तो NR, N is 10, R is 10 means 100 ओम। तो सीरीज में ये आता है और पैरेलल में ये कुछ आएगा। सो आज आपने पढ़ा रेसिस्टर्स के बारे में, किन किन पे वो डिपेंड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे रेसिस्टेंस को सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले। और ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।